हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा जो वीकली रहेगा। संडे को 50 क्वेश्चंस का एमसीक्यू रहेगा जो आपके स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के जो पैटर्न है उसको फॉलो करके बनाया जाएगा, जिससे आपने जो भी वीक में पढ़ा है उसको आप टेस्ट कर पाएंगे। प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद आपको उसी तरीके से मॉक टेस्ट दिया जाएगा, स्पेशली आंसर राइटिंग सेशन फॉर मेंस। जो भी गाइडेंस रहेगा एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है आप उनको कैटर करवा सकेंगे। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का जो पहला आर्टिकल है स्पेशली जो सोशल स्पेंडिंग है बाय द गवर्नमेंट उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके तरफ से जो सोशल स्पेंडिंग है या फिर जो स्टेट को सपोर्ट दी जाती है वो पास्ट ईयर के तुलना में घटी है। लेकिन जो स्टेट है, इंडिविजुअल स्टेट है डिफरेंट रीजन के इन इंडिया, उनका जो सोशल स्पेंडिंग है वो बढ़ा है। तो अभी ध्यान रखिएगा, जो सोशल स्पेंडिंग अगर कहे तो उसमें क्या आता है, जैसे आपका एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, एट्सेट्रा। तो उस सोशल स्पेंडिंग में स्टेट की जो चार्ट है या फिर ग्राफ है वो लगातार बढ़ी है, जबकि सेंटर का जो स्पेंडिंग का आपका है वो घटा है। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इसके ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो सोशल स्पेंडिंग है उसके बढ़ने और घटने से ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या है, सोसाइटी, इकोनॉमी, इन जो टॉपिक है इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्पाइक इन सोशल स्पेंडिंग ड्रिवन बाय द स्टेट, तो जो स्टेट है उनके द्वारा जो आपका स्पेंडिंग है, स्पेशली इसमें आपका दिखाया गया है कि सर्ज फ्रॉम फॉर इंस्टेंस स्टेट्स पर कैपिटा सोशल स्पेंडिंग। तो पर कैपिटा हर एक व्यक्ति के लिए जो सोशल स्पेंडिंग है वो 3,000 रुपये से बढ़ के 2004-05 में 3,000 था, वो अभी 15,000 हो गया है इन 2022-23। बहुत सारे स्टेट में ये भी दिखा गया है कि जो स्पेंडिंग है वो लगभग 45% बढ़ा है कंपेयर टू सेंटर। तो सेंटर के तुलना में बढ़ा है और सेंटर में डिक्लाइन हो रहा है। फिर जो सेंट्रल ट्रांसफर्स होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी डिफरेंट ट्रांसफर देती है, ग्रांट देती है, फिर आपका जो ये रहा सेंट्रल ट्रांसफ़र टू स्टेट्स इंक्लूडिंग टैक्स शेयरिंग ग्रांट, फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशंस होता है, तो उसमें आपकी घटाव आई है। और नेक्स्ट अगर देखें मोदी गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़ एंड इम्पैक्ट, तो ड्यूरिंग आपकी जो एनडीए की गवर्नमेंट चल रही है तो उस गवर्नमेंट के दौरान इसमें डेटा दिखाया गया है कि जो आपका सफिशेंटली जो स्पेंडिंग होना चाहिए सोशल वेलफेयर स्कीम्स में वो काफ़ी कम हुआ है। और जो CSS है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है, तो अभी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है ये बनाती तो सेंटर है, इसको इम्प्लीमेंट स्टेट करता है, और इसका जो आपका खर्चा है उस खर्चे में क्या होता है, आपके जैसे 60-40 देना, 60 या फिर 90-10 उस हिसाब से पैसा आता है। मतलब स्टेट को इसमें स्पेंड करना पड़ता है। सेंट्रली जो आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसमें सेंटर पूरा पैसा देता है, तो इस तरीके के जो स्कीम होती है उसमें स्टेट का जो बर्डन है वो बढ़ता है। तो इसका एक सजेशन ये रहेगा इसमें कि जो CSS का स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसमें जो आपकी इस तरीके की जो स्कीम है उसको घटाना ज़रूरी है, क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है, वन साइज फिट ऑल अप्रोच को लेके इसको अपनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझ लीजिए कि केरला का जो एजुकेशन है या फिर वुमेन एम्पावरमेंट है वो बिहार से मैच नहीं करता है। तो अभी केरला में जितना थ्रस्ट देना है वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन में, उससे कई ज़्यादा बिहार में थ्रस्ट देना है। तो इसीलिए जो CSS है वो सब स्टेट में इक्वली अगर लागू करना चाहे तो उससे क्या होगा, जो डिजायर्ड आउटकम है वो नहीं निकलेगा। नेक्स्ट है फेडरल कंस्ट्रेंट्स एंड स्टेट रेजिलियंस। तो फेडरल अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देखें तो 14 से 15 फाइनेंस कमीशन में काफ़ी बदलाव आया,
क्योंकि 14 फाइनेंस कमीशन तक 32% ऑफ टोटल जो नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कलेक्शन का, उसका 32% से 42% इसको बढ़ा दिया गया। मतलब टोटल जो टैक्स कलेक्शन होगा सेंटर का 100 रुपये अगर है तो उससे 42 रुपये जो है स्टेट को जाएगा। नो डाउट ये बढ़ा है, लेकिन एक्चुअल टर्म में अगर देखें तो ये नहीं बढ़ा है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिफरेंट शॉर्ट ऑफ सेस और सरचार्जेस को लगा रही है। तो सरचार्ज तो क्या होता है, सेंटर पूरा पैसे अपने पास ही रख लेती है, ये सेंटर के डिस्क्रेशन के ऊपर है कि जो सरचार्ज है वो आपका डिवाइड किया जाएगा या नहीं जाएगा। बाकी जो सेस है ये स्पेसिफिक आपके चीज़ों पे लगाया जाता है, स्पेसिफिक गोल को आगे रख के लगाया जाता है। तो जो सेस होता है, सेस के पैसे ये भी सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट को कितना जाएगा। तो इसीलिए सेस और सरचार्ज का जो इम्प्लीकेशन है वो, इसीलिए इस आर्टिकल में सेस और सरचार्ज को क्रिटिसाइज किया गया है कि आपका जो सेस और सरचार्ज है वो पिछले के तुलना में 2014 प्री 2014 में 10% ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू था, जो अभी 20% बढ़ गया है। मतलब इसमें क्या है, सेंटर का आपका अपर हैंड रहेगा, सेंटर ये आपकी डिस्ट्रीब्यूट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। नेक्स्ट है, अगर इसमें हम देखें हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ दी, जो पूरा अगर इशू को देखें तो प्री इंडिपेंडेंस में अगर देखें या फिर अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस में, तो सोशल स्पेंडिंग जो था, जब कॉलोनियल रूलर्स थे वो काफ़ी मिनिमम सोशल स्पेंडिंग करते थे। फिर आज़ादी के बाद क्या हुआ, सोशल स्पेंडिंग जो है उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाने लगा, जैसे प्लानिंग के अंदर फर्स्ट 5 ईयर प्लान हो, सेकंड 5 ईयर प्लान हो, उसके तहत। सेकेंडली जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था 1952-53 का, उसके तहत भी काफ़ी पैसे जो है सोशल स्पेंडिंग किया गया, लेकिन फिर भी वो डिजायर्ड लेवल से कम था। 1960 से 80s के अंदर अगर देखें तो इसमें भी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो बढ़ी, जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो या फिर ICDS जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो इसमें सेंटर का जो रोल है वो ज़्यादा रहता था, इसीलिए बाद में आपकी डिस्प्यूट हुआ, कन्फ्लिक्ट हुई और सरकारिया कमीशन आया इन 1983, ताकि सेंटर स्टेट के जो इम्बैलेंस है रिलेशन का, वो चाहे पॉलिटिकल रिलेशन हो या फिर आपका फाइनेंस रिलेटेड रिलेशंस हो, तो उसको टेकल करने के लिए सजेशंस दिया गया बाय दिस सरकारिया कमीशन। 1990s में अगर देखें तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया 1991 के रिफॉर्म के बाद, तो सेंटर का जो फिजिकल स्पेस है वो रिड्यूस्ड हो गया। स्टेट जो है उनका बोरोइंग कैपेसिटी भी बढ़ा, स्टेट की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो भी बढ़ी, और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्कीम्स लाइक सर्व शिक्षा अभियान जैसे स्कीम्स को लिया गया। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट लाके लोकल बॉडीज़ को एम्पावर किया गया, ताकि ग्रास रूट लेवल पे सोशल स्पेंडिंग को बढ़ाई जा सके, ताकि सोशल वेलफेयर को हम अचीव कर सके। 2000 के बाद अगर देखें यूपीए एरा 2004-14 में, तो इसमें राइट बेस्ड अप्रोच को लिया गया, डिफरेंट लीगल राइट्स दी गई, जैसे राइट टू एजुकेशन आया, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन को एक लीगल राइट की तरह डिक्लेयर किया गया, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है अंडर आर्टिकल 21A। देन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, इसमें राइट टू फूड को आपका लीगल राइट की तरह डिक्लेयर किया गया। फिर आपका राइट टू वर्क जो है अंडर MG एनरेगा, उसको भी लीगलाइज किया गया। 2014 ऑनवर्ड्स अगर देखें, जो अभी का मुद्दा है, जो इस न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आया है उसका मेन मुद्दा ये 2014 से लेके है कि 2014 के बाद जो सेंटर का स्पेंडिंग है वो काफ़ी घटा है, सेस सरचार्जेस इंक्रीज हो गए हैं और जो ट्रांसफ़र है वो कट हो गया है, जबकि इसमें सेंटर को एक बेटर रोल प्ले करना है, क्योंकि सेंटर के पास बेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेज रहती है। तो ध्यान रखिएगा, फिस्कल फेडरलिज्म को लेके जब क्वेश्चंस बनेंगे या फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को लेके जब आपका क्रिटिकल एनालिसिस आएगा, तब उसमें आपको ये सभी चीज़ें लिखनी ज़रूरी रहेंगी। देन चैलेंजेस क्या है, अनसस्टेनेबल फिजिकल स्ट्रेन ऑन स्टेट। तो स्टेट के ऊपर क्या है, आपकी बहुत सारी जिम्मेदारी, जैसे हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, एजुकेशन आपका कंकरेंट है, लेकिन स्टेट को ज़्यादा रोल प्ले करना पड़ता है। फिर डिस्ट्रिक्ट रोड हो या फिर विलेज रोड हो या फिर एम्पावरमेंट हो, उसमें स्टेट का काफ़ी रोल रहता है, जबकि फाइनेंसेस जो है वो काफ़ी कम रहती है। फिर आपके CSS तरीके के स्कीम आने से क्या होता है, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है वो डाइल्यूट होता है। तो सेंटर को क्या करना है, डिफरेंट यूनिट्स को, मतलब स्टेट को जो फाइनेंसेस है वो प्रोवाइड करना है, ना कि वन साइज फिट ऑल स्कीम्स को लेनी है। तो वही चीज़ इसमें क्रिटिसाइज की गई, CSS, इधर फिर से CSS आया कि इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन है। तो दिल्ली को जो चीज़ चाहिए वो बिहार को नहीं चाहिए,
बिहार को जो चाहिए वो दिल्ली को नहीं चाहिए। तो डिफरेंट रीजन में ये प्रॉब्लम देखा जाता है। तो जो इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन है उसको टैकल करना ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर देखें, डिस्टॉर्शन ऑफ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। तो अभी क्या होता है सेंटर के पास, अगर देखें तो अकाउंटेबिलिटी स्पेशली स्टेट के डेवलपमेंट को लेके अकाउंटेबिलिटी कम होती है, और जो मैंडेट मिलता है स्टेट को वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं बिकॉज उनके पास जो रिसोर्स है उसका क्रंचेस रहता है। तो वो चीज़ इसमें बताई गई है कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जो है वो डिस्टॉर्ट होता है। फिर स्टेट का जो ओन रेवेन्यू एफर्ट्स है वो भी काफ़ी कम है, क्योंकि स्टेट जो है काफ़ी समय पे ओवर रिलायंस रहती है ऑन सेंट्रल ट्रांसफर्स। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि स्टेट का जो ओन रेवेन्यू सोर्सेस है उसको बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी है। स्टेट को और ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस हासिल करनी है, ग्रोथ हासिल करनी है, ताकि वो अपने फाइनेंसेस को खुद मैनेज कर सके। बाकी जो की टर्मिनोलॉजीज है वो मैंने ऑलरेडी आपको इस आर्टिकल में ही बताया है, फिर भी थोड़ा बहुत बताता हूँ। सोशल स्पेंडिंग क्या है, जो सोशल सेक्टर लाइक एजुकेशन, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, वाटर सप्लाई में या फिर सैनिटेशन, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है। फिजिकल फेडरलिज्म क्या होता है, जिसमें सेंटर अपने जो टैक्सेस है उसको शेयर करती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है, जो स्टेट लिस्ट के ऊपर जैसे हेल्थ, एग्रीकल्चर के ऊपर बनाए जाते हैं बाय दी सेंटर, और सेंटर उसमें से कुछ पोर्शन ऑफ पैसा भी देती है, जैसे 60-40 है इन जनरल। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अगर देखें या फिर जो हिमालयन स्टेट है उनको 90-10 के रेशियो में दिया जाता है, और जो यूनियन टेरिटोरीज है उनको 100% दिया जाता है। सेस और सरचार्ज क्या है, ये स्पेशल टैक्स है जो सेंटर लेवी करता है। सेस स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है और सरचार्ज का वैसा कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, इसको प्रीलिम्स में पूछ लिया जा सकता है क्या डिफरेंस है। जिसको स्टेट के साथ सेस तो बहुत समय पे शेयर किया जाता है और इसका डिस्क्रिप्शन रहता है सेंटर के पास, और सरचार्ज जो है वो कंप्लीट सेंटर अपने पास ही रखती है, अगर देना चाहे तो दे सकती है। फाइनेंस कमीशन क्या है, एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 280। तो फाइनेंस कमीशन एक 5 मेंबर बॉडी है जिसमें आपका 1 चेयरमैन 4 मेंबर्स रहते हैं। तो इनका काम क्या होता है, इनको फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और इनका काम होता है कि सेंटर के पास जो भी टैक्सेस आई है वो स्टेट के बीच में कैसे उसका डिवीजन होगा या फिर कितना डिवीजन होगा। पर कैपिटा स्पेंडिंग मतलब गवर्नमेंट पर पर्सन कितना सोशल स्पेंडिंग कर रही है। राइट बेस्ड अप्रोच से क्या मतलब है कि गवर्नमेंट जो डिफरेंट आपकी वेलफेयर स्कीम्स ले रही है उसमें किस तरीके से राइट्स को एंश्योर कर रही है थ्रू ब्रिंगिंग लीगल रिफॉर्म्स और लीगल या फिर लेजिस्लेशंस। बेनिफिशियरी मॉडल क्या है, तो जो आपके वेलफेयर स्कीम्स है उसको आइडेंटिफाई करना, बेनिफिट्स को डिलीवर करना, वही है बेनिफिशियरी मॉडल। तो अभी इसमें लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस से देखें तो एक आप वेलफेयरिज्म का जो अप्रोच है वो ले सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग का राइट बेस्ड अप्रोच जो आपके अमित्य सेन जी ने दिया है। वेलफेयर एज अ प्रोविजन, तो जो वेलफेयर है ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है, और वेलफेयर करना जो है गवर्नमेंट का मेन दायित्व है। तभी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है या फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को डिनोट करता है वो फुलफिल होगा। डायमेंशंस में अगेन आप अगर देखेंगे जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई तो उससे आप सोशल, पॉलिटिकल, लीगल सभी डायमेंशंस को समझ सकेंगे। तो सोशल में इंटर स्टेट गैप है उसको मिटाना है, पॉलिटिकल में देखें तो सेंटर स्टेट का टेंशंस को दूर करना है, लीगली देखें तो डिफरेंट आपके आर्टिकल है जो सेंटर स्टेट के रिलेशन को बेटर बनाने के बारे में कहती है। एथिकल में देखें तो जो फेयरनेस है उसको लेके एक क्वेश्चन है कि आपके जो भी स्टेट को डिलीवर किया जाता है उसको इक्विटी के बेसिस पे किया जाना ज़रूरी है, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है ज़्यादा देना है, जिसको कम ज़रूरत है कम देना है। इंटरनेशनली देखें तो जो यूएस है, कनाडा है, वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्ट है उसको कंडीशनल ग्रांट देती है, तो हम भी कंडीशनल ग्रांट का प्रोविजन को रख सकते हैं। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो जो भी सोशल स्पेंडिंग होता है उससे ह्यूमन कैपिटल जो है वो बूस्ट होता है। बाकी आप एनसीईआरटीज़ को अगर खुद से पढ़ रहे हैं तो कौन से एनसीईआरटीज़ आप पढ़ेंगे वो चीज़ें इसमें दर्शाई गई है, कौन से किताबें पढ़ेंगे जिससे आपको बेसिक आइडियाज़ जो है वो प्राप्त होगा। तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो काफ़ी है। वे फॉरवर्ड अगर इसका देखें तो क्या करना है, सेस को डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस के अंदर लाना है ताकि फाइनेंस कमीशन इसको डिवाइड कर सके। रैशनलाइज करना है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को कि हर बात में आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अगर होता है तो वन साइज फिट ऑल अप्रोच हो जाता है, उसके जगह पे हम स्टेट को सीधा पैसा दे सकते हैं। प्रमोट करना है यूनाइटेड फंड को
स्पेशली बाय द सेंटर एंड स्टेट, ताकि मोर फंड को हम क्या कर सके, स्पेंड कर सके टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल। इन्हेंस करना है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को, स्पेशली जो भी पैसे ट्रांसफर्स होते हैं या फिर जो भी कलेक्शंस होता है उसके रिगार्डिंग। स्ट्रेंथ करना है स्टेट का ओन रेवेन्यू को, तो स्टेट का खुद का रेवेन्यू होता है तो उसको स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया भूटान स्टोरी ऑफर्स लेसन फॉर मैनेजिंग एसिमेट्रिक रिलेशनशिप। तो इसमें आपका इंडिया भूटान का जो रिलेशनशिप है, दोनों के अंदर आप देखें तो बहुत ज़्यादा असिमेट्री देखी जाती है। असिमेट्री मतलब जो काफ़ी एस्पेक्ट में मेल नहीं खाता है। फॉर एग्जांपल जो भूटान है वो 2007 तक मोनार्की था और हम सिंस 1947 डेमोक्रेसी है। दूसरा, इकोनॉमिकली देखें तो हम वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, भूटान उससे कई गुना पीछे है। पॉपुलेशन वाइज देखें तो हम काफ़ी ज़्यादा, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। मिलिट्री वाइज देखें तो हम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। फिर भी जो भूटान के साथ रिलेशनशिप है वो काफ़ी कॉर्डाइल है। तो इससे क्या है, एक हम लेसन ले सकते हैं कि एक आपका पावरफुल नेशन और एक आपका लेस पावरफुल नेशन काफ़ी अच्छी तरीके से अपने रिलेशन को टिका सकते हैं म्यूचुअल ट्रस्ट में, म्यूचुअल बेनिफिट को देखते हुए, विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट नेगोशिएशंस के जरिए। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इसमें थोड़ा बहुत अगर हम हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क इसका देखें तो 1949 में हमने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन किया था हिमालयन स्टेट भूटान के साथ। देन आपकी इस जो ट्रीटी है इसमें की क्लॉज था कि जो भूटान है वो गाइडेड बाय इंडिया रहेगा, स्पेशली एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले में। देन ग्रोइंग अनसस्टेनेबिलिटी, तो 1960 से 1990 के बीच में जो हिमालयन स्टेट थे उनके बीच में थोड़ी जो सस्टेनेबिलिटी है वो आ गई, स्पेशली इंडिया के साथ जो रिलेशन अगर हम देखना चाहे तो इसमें आपका चाइना को हम देख सकते हैं। देन दूसरी और हम नेपाल के साथ जो रिलेशन में खटास आई है उसको भी हम देख सकते हैं। फिर सिक्किम को लेके भी देख सकते हैं, फाइनली सिक्किम को इंडिया के साथ मर्ज भी कर दिया गया। तो उन चीज़ों को हम इसमें देख सकते हैं। लेकिन भूटान के साथ जो रिलेशन है वो कंटिन्यूअसली अच्छा है। तो इतना डाइवर्जेंस होने के बाद भी भूटान का यूनिक जो पाथ है इंडिया के साथ उसको हम देख सकते हैं कि दोनों आपके जो किंग जिग्मे सिंजे वांगचुक थे, 4th किंग थे वो भूटान के 72 से 2006 के बीच। इनके समय पे इंडिया का जो रिलेशन था विद भूटान वो काफ़ी स्टेबलाइज था। नेक्स्ट 2007 में लैंडमार्क मॉडर्नाइजेशन हुआ, स्पेशली जो ट्रीटी है इंडिया और भूटान के बीच। तो 2007 में भूटान में मोनार्की के जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गया, मतलब मोनार्की तो रहा लेकिन डेमोक्रेसी आ गया। और 1949 का जो ट्रीटी है उसको रिवाइज किया गया क्योंकि अब डेमोक्रेसी बन गया है भूटान। तो उसमें की चेंजेस क्या रहा कि जो क्लॉज था गाइडेड बाय इंडिया उसको हटा दिया गया। तो अभी न्यू बेसिस क्या होगा कि रेस्पेक्ट करेंगे दोनों देश ईच अदर की इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, जो आज तक हम करते आए हैं। और 2007 के बाद देखें तो और भी ज़्यादा मैच्योरिटी आई है, इवन भूटान के अंदर भी आई है। तो भूटान भी क्या कर रहा है, डिफरेंट नेशंस को एक्सप्लोर कर रहा है, लाइक जापान, साउथ कोरिया, यूरोपियन नेशंस के साथ रिलेशन बनाने का, पैरेलली डीपेनिंग टाइज विद दिल्ली। चाहे आपके हाइड्रो पावर में हो, रेलवे में हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, एजुकेशनल प्रोजेक्ट में हो, इंडिया जितना मदद कर सकता है भूटान को मदद करता है। और हम उनसे भी बेस्ट प्रैक्टिसेस को ले सकते हैं, लाइक गुड गवर्नेंस का बेस्ट प्रैक्टिसेस हो गया या फिर आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम ले सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल है इसमें स्पेशली ये जो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है इससे हम बाकी जो पूरा पार्ट है उसको हम समझ सकते हैं। फिर एक चैलेंज क्या है इंडिया भूटान के रिलेशन के बीच, एक चाइना का इन्फ्लुएंस हम देख सकते हैं, स्पेशली इन डोकलाम प्लाटू। तो डोकलाम प्लाटू एक ट्राई जंक्शन है बिटवीन इंडिया, चाइना एंड भूटान। और डोकलाम प्लाटू को चाइना अपना कब्जा जमाना चाहता है सिंस 1984। तो तभी से इंडिया भी इसको लेके कंसर्न है, क्योंकि अगर डोकलाम प्लाटू चाइना अगर अधिग्रहण कर लेता है तो उससे इंडिया के सिक्योरिटी को खतरा बढ़ सकता है। फिर एक पावर डायनामिक्स जो है, एसिमेट्रिक पावर डायनामिक्स, तो वो एक प्रॉब्लम हम देख सकते हैं कि हमारा जो साइज़ है वो काफ़ी वास्ट है, मिलिट्रीली हो, इकोनॉमिकली हो। तो वो भूटान में आपके जो
हार्डलाइनर है उनको थोड़ा चिंतित करते हैं, जबकि इंडिया के तरफ से वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया अश्योर करता है कि भूटान हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशंस को अगर देखें तो अभी इंडिया क्या है, डिफरेंट शॉर्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशंस को चाहता है, लेकिन जो भूटान है वो जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लेती है उसमें एनवायरनमेंट को ज़्यादा ध्यान देती है, क्लाइमेट को ज़्यादा ध्यान देती है, ताकि क्लाइमेट के ऊपर कोई रिस्क ना हो। जबकि हमारा जो कंसर्न है वो कंपेयर टू भूटान वो कम रहता है, तो वो भी एक चैलेंज है इन दिस कोऑपरेशन। फिर बॉर्डर एंड सिक्योरिटी को भी लेके एक इशू है, तो स्पेशली आपके जो माइग्रेशंस है उसको लेके, जो एक इकोनॉमिक प्रेशर इंडिया के तरफ से भी बनता है उसको लेके। रीजनल इंस्टेबिलिटी है, बिकॉज अभी हम देख सकते हैं नेपाल की जो आपकी पॉलिटिकल वोलेटिलिटी है, तो या फिर म्यांमार का कन्फ्लिक्ट है, तो इस तरीके का जो आपका स्पिल ओवर है वो इंडिया में भी देखा जा सकता है बाई भूटान इन फ्यूचर। दो आपका लेस लाइकली है, स्टिल ये एक जो प्रॉब्लम है वो है। फिर एक इंटरनल ट्रांजिशन भूटान में चल रहा है, तो यंग डेमोक्रेसी है, गवर्नेंस चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो इसमें क्या है आपका अगर हार्डलाइनर डेवलप होते हैं भूटान में तो वो इंडिया के अगेंस्ट जा सकते हैं और प्रो चाइनीज हो सकते हैं। बाकी जो टर्मिनोलॉजीज है ये तो मैंने बता ही दिया, एसिमेट्रिक रिलेशनशिप, 1949 ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, 2007 K4 K5 जो किंग है उनके बारे में, डोकलाम प्लेटू भी मैंने बताया। फिर आपका पिपरा हवा जो रेलिक्स है, इंडिया में ये रेलिक्स है, बुद्ध का रेलिक्स है, और ये हमारा जो भूटान के साथ एक कनेक्शन है, उसमें हम पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक कनेक्शन के साथ बुद्धिस्ट कनेक्शन भी देख सकते हैं। तो जो बुद्धिज़्म है, भूटान आपकी बुद्धिस्ट नेशन है, तो जो बुद्धिज़्म है वो उसका सर्ज इंडिया से हुआ है, और वो जो पूरा आइडिया है, आइडियोलॉजी है, इंडिया से ही गया है। तो जो डिफरेंट प्लेसेस है हमारे देश में बुद्धिज़्म के रिगार्डिंग, तो उससे क्या है, दोनों देश के बीच एक कल्चरल रिलेशन अच्छा बनता है। ओके तो बाकी जो भी चीज़ें हैं आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। पॉलिटिकली देखें तो सोवरेन इक्वल है, अभी ट्राइलेटरल जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स है डोकलाम को लेके। इकोनॉमिकली देखें तो हाइड्रो पावर में हम कोऑपरेशन कर रहे हैं, डिजिटल इनिशिएटिव हो, एजुकेशन हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो। सिक्योरिटीज एंड स्ट्रैटेजी में फिर से डोकलाम प्लेटू का इशू आ जाता है। लीगल में हम जो 1949 का ट्रीटी है उसको रिवाइज किया गया है इन 2007। कल्चरल देखें तो बुद्धिज़्म के बारे में हम देख सकते हैं, और एथिकली देखें तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है काफ़ी एथिकल है और ट्रस्ट बेस्ड है। वे फॉरवर्ड में हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेंथन करना है, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन करना है, इन्हेंस करना है सिक्योरिटी डायलॉग को ताकि सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। कल्चरल टाइज जो है उसको और डीप कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं दोनों देश, क्लाइमेट रेजिलियंट, हाइड्रो पावर, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक बैलेंस एक बनाना ज़रूरी है। देन रीजनल इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लाइक लिंक विथ BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, तो इसमें भूटान ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। नेक्स्ट है हम यूथ में फोकस कर सकते हैं, स्पेशली भूटान के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देना, स्टार्टअप कि जैसे जो वेंचर्स है उनको डेवलप वगैरह कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है, फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको कैटर करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो भी आप ये डिस्कशन देख रहे हैं इसमें देख सकते हैं और भी डिफरेंट आर्टिकल हैं। ओके तो ये इंडिया भूटान के टाई के ऊपर ही है, तो इसको भी हमने इंक्लूड कर दिया है। काफ़ी चीज़ें सेम है, तो कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा डिफरेंट जो मिलेंगी उसको आपको पढ़ना होगा, और ध्यान रखिएगा काफ़ी कम्प्रिहेंसिव है। ओके फिर आप और डिफरेंट जो आर्टिकल है उसको भी देख सकते हैं। हम सभी आर्टिकल नहीं समझाते हैं क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन आप इसको 1-2 महीने पढ़िए, आपको पता लगेगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। चीज़ें काफ़ी हॉलिस्टिकली आप समझ पाएंगे। तो इसी के साथ आज का डिस्कशन समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।